तो हम शुरू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे का डिबेट या फिर डिस्कशन जिसको हम कहेंगे, नॉट डिबेट। अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं 1950, द मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम 26 जनवरी 1950, तो आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज प्रीएम्बल, एज नानी पालकीवाला rightly said so, that preamble is an identity card to the Indian Constitution. The identity of Indian Constitution could be known merely by looking at the preamble to the Indian Constitution. It gives you enough idea about the governing principles, values, over which or upon which the entire edifice of Indian Constitution rests upon. The preamble of Indian Constitution is something which must be taken seriously. It is the preamble of Indian Constitution which will give you complete idea about the basic notions. Generally, in any other ordinary legislation, preamble didn't carry that much importance, because it gives you barely idea, like any resolution being placed in the parliament, whereby you need to give the objective why you are bringing this law, and another note that what shall be the financial implication of that law. So in general, preamble to any other statute or law will not carry that much importance as it is attached with the preamble to the Indian Constitution, because it was adopted by the Constituent Assembly as the resolution of the objectives upon which entire constitution is to be built upon. भारत का संविधान बनाने वाली संविधान समिति, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर कोई रिजोल्यूशन स्वीकार कर रही है, और रिजोल्यूशन काय का, तो ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ऑब्वियसली इट विल कैरी मच इंपॉर्टेंस देन एनी अदर प्रीएम्बल टू एनी अदर ऑर्डिनरी स्टैट्यूट, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम रेस्ट करना चाहते थे. वी वांटेड टू बिल्ड अपॉन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द नोशंस जो हम प्रीएम्बल में स्वीकार करें. तो प्रीएम्बल में जो ड्राफ्ट रखा गया और जो स्वीकार हुआ, particularly the debates and discussion that happened on the 17th November 1948, उसमें काफी सारे बदलाव हुए. और आज का जो प्रीएम्बल है वो इस प्रकार से है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखो शुरुआत, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. अब इसकी खासियत हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ सुन लें. तो we have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to its citizen justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, faith, belief, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of an individual and the unity and integrity of the nation. उसके बाद में आखिरी जो स्टांजा पैरा है, hence on this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो ये जो 4-5 लाइनें हैं, गिनकर 40-50 वर्ड्स होंगे उसमें, इसमें आपको पूरे भारत के संविधान की आत्मा का दर्शन हो जाता है. और इसमें डिबेट नहीं हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ऐसा नहीं है, डिबेट तो हर वर्ड पर हो. यानी जब हमने कहा कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि सोशलिस्ट और सेकुलर तो हमने बाद में ऐड की बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये 3 जो वर्ड थे इसके ऊपर भी चर्चा. पहले जो शब्द हमने लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वी द पीपल, इसके ऊपर डिबेट हुआ कि व्हाई नॉट इन द नेम ऑफ गॉड. अब वो सारे जो माननीय सदस्य थे, केटी शाह, कामत, गोपालाचारी, पीएस देशमुख का उल्लेख हमको प्रीएम्बल के डिबेट में ज्यादा करना पड़ता है. तो ये सारे लोगों का अलग अलग बातों पर ऑब्जेक्शन था. जब किसी ने कहा कि इन द नेम ऑफ गॉड से हमने शुरू करना चाहिए, तो किसी ने कहा कि इट विल बी लाइक अ कंपल्शन टू हैव फेथ इन द गॉड. व्हाई व्हेन वी आर सेइंग दैट कि एवरीबॉडी इज फ्री टू अडॉप्ट इन टू फॉलो, एक्सेप्ट, practice and propagate
द रिलीजन ऑफ हिज ओन चॉइस, तो फिर इन द नेम ऑफ गॉड कहने की क्या जरूरत है? सम पीपल मे नॉट लाइक इट, और अल्टीमेटली वी कॉपीड इट फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल, क्योंकि अल्टीमेटली पीपल्स पावर हमने एक्सेप्ट किया था। तो प्रीएम्बल के डिबेट्स हम समय समय पर देखेंगे सामने जो जो लेटर आएगा, लेकिन इसमें आपको पहले ये लेटर से इस पॉइंट को नोट कर लेना है कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट समथिंग विच इज गिवन फ्रॉम अपर some higher authority to the lower or the people of this country. The source of Indian constitution is the people of India. They themselves have created this beautiful document. दूसरा आगे बढ़ते हैं हम। We have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. अब ये सारे वर्ड्स में कहीं पर भी आपको कॉमास लगे हुए नहीं दिखेंगे अगर आप ओरिजिनल प्रीएम्बल देखें। अगर आप थोड़ा सा ध्यान पंक्चुएशन पर देंगे तो देखो बाद में जो लिटरेचर पब्लिश होता है लोग फिर कॉमास लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में दे मीन टू हैव इट अ सिंगल वर्ड, जस्ट लाइक अ फ्रेज which signifies the characteristic of this country at one go. They don't have the intention to say that it will be a country with this value, that value. No doubt this single phrase will include all the values conveyed by these words separately, but that was not written in that way. So what they wanted to signify that they want to constitute India which is sovereign democratic republic. So they wanted to constitute a country which is a republic, but what type of republic? A democratic republic. And at the same time they want to signify that it's an independent country, and therefore sovereignty, sovereign is the term which they adopted. बहुत डिबेट हुआ उसके ऊपर कि व्हाई नॉट इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 3 सेट ऑफ वर्ड्स डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने असेंबली के सामने रखे जब बहुत सारे अमेंडमेंट्स सजेस्ट किए गए कि आप उसको ऐसा पढ़ लीजिए, इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक स्टेट या फिर सॉवेरियन डेमोक्रेटिक यूनियन या फिर सॉवेरियन पीपल्स यूनियन, ऐसे 3 सेट रखे और अंत में सॉवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसको स्वीकार लिया गया। अब केटी शाह उनकी बात मैं कर रहा था उसमें, केटी शाह ने कहा कि व्हाई नॉट सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ही सजेस्टेड द वर्ड जो बाद में हमने ऐड किए। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसका जिक्र नहीं हुआ ऐसा नहीं। वी हैव हैड प्रपोजल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ दिस वर्ड्स टू इंक्लूड द सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। जो डिबेट हुई उसके बाद तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह जरूर स्वीकार किया कि भारतीय संविधान का नेचर जो है वो सेक्युलर नेचर है। और जब ये दूसरा शब्द सोशलिस्ट, सोशलिस्ट पर जब चर्चा हुई तो ये कहा गया कि सोशलिस्ट क्या है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ अ स्टेट। और सोशलिज्म को अगर हम समझना चाहे उस वक्त के परिवेश में तो इट वाज अ कंसेप्ट which was understood as something between Marxist communism and Gandhian socialism. तो मार्क्स का जो कम्युनिज्म था और गांधी जी का जो सोशलिज्म था इसका एक ब्लेंड, उसको सोशलिज्म, उस प्रकार का स्टेट जिसमें इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ऑल द पीपल ऑफ दैट कंट्री would be taken care of, whereby nobody should left behind or like that. तो इस पर जब केटी शाह इनके अमेंडमेंट आए तो चर्चा हुई, सबने स्वीकार किया कि सेकुलरिज्म की तो बात सही है, नेचर तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलर है, लेकिन सोशलिज्म और सेकुलर दोनों शब्द जो उन्होंने अमेंड करना सजेस्ट किया था उसको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये कहा आंसर देते हुए असेंबली में कि देखो द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट विल बी सोशलिस्ट और समथिंग that essentially to be left with the people of this country. They will decide for it. If unnecessarily we are saying that it's a socialist nation, then we are taking away their liberty. In a democracy, these are not my words, friends, मैं ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों को
किस फॉर्म का सरकार चाहिए या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज देश की कैसी रखना है, ये तय करने का अधिकार डेमोक्रेसी में लोगों को होता है। और अगर हम आज इसमें सोशलिज्म डाल देंगे और भविष्य में अगर यहाँ की जनता को वो फॉर्म नहीं अच्छा लगा, तो वी आर अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्टिंग द चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन अ डेमोक्रेसी, एंड देयरफॉर वी शुड नॉट गो फॉर सच वर्ड्स। लेकिन बाद में इन द ड्यू कोर्स शायद लोगों को ये लगा कि ये दोनों शब्द होने चाहिए। और लोग कौन थे उस वक्त रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में इमरजेंसी में, when entire opposition was in jail? But these are two words were later on introduced in the preamble to the Indian Constitution. That is the fact. तो चलिए, ये तो चर्चा की बात हुई कि उस वक्त रिजेक्ट हुआ, लेकिन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में वो शब्द रीअपियर हो गए। तो टुडे वी आर हैविंग दीज 5 लेटर्स व्हिच डिनोट द कैरेक्टरिस्टिक एंड नेशन एज अ नेशन। इंडिया क्या है? तो एक सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन कंट्री क्यों डिक्लेयर करना पड़ा हमको कॉन्स्टिट्यूशन में? क्योंकि हमने कोई लड़ाई जीती नहीं थी, जंग जीती नहीं थी कि विच विल बी द एविडेंस ऑफ आवर सॉवरेनिटी, तो विच विल बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड दैट शैल बी डिक्लेयरिंग इट। तो हमारे स्वतंत्रता का, स्वायत्तता का प्रमाण, इसलिए हमने ये शब्द का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में किया। हमारी जो आजादी एक अलग प्रकार से हमने प्राप्त की थी, इट वॉज अ डिफरेंट बैटल वी फॉट, और इसलिए यहाँ पर सॉवरेन इस शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका डिक्शनरी मीनिंग होता है कि वन हु इज नॉट सबऑर्डिनेट टू एनीबॉडी और हु इज नॉट सबसर्विएंट टू एनी अदर कंट्री और नेशन, जो अपने आप में स्वायत्तता है अपने डिसीजन लेने के लिए। मोर पर्टिकुलरली आजकल आप हमारे फॉरेन या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखते होंगे, तो बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि वी आर ए सॉवरेन स्टेट और हम हमारे पॉलिसीज खुद डिसाइड करेंगे। अमेरिका को क्या लगता है, रशिया को क्या लगता है, वी विल नॉट बॉदर अबाउट इट। तो ये सॉवरेनिटी मीन्स वेयर बाय अ कंट्री इज अ फ्री टू डिसाइड फॉर इटसेल्फ। तो वो हमने सबसे पहले डिक्लेयर किया। फिर सोशलिस्ट, जैसा कि मैंने कहा कि एक ये ऐसा मोर गांधीयन इंक्लिनेशन फ्रॉम द मार्क्सिज्म, इस प्रकार का कंसेप्ट था। और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है सोशलिज्म की, वो ये है कि इट इज अ कंसेप्ट इन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। इन कैपिटलिस्ट स्टेट an individual is allowed to amass the wealth as per his own capacity. The state will not intervene. They will not say that there is a concentration of wealth in a handful of the people's hand. They will be allowing you to make optimum utilization of your own capabilities, and you can earn the money. That is capitalist state. And what is communist state? Whereby state will have single point agenda, equal distribution of wealth. Nobody will be allowed to have the wealth disproportionate to its population and rob the rich and pay it to the poor. ये मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, ये दोनों एक्सट्रीम है। और अगर आपने, वो एक कादम्बरी हुआ करती थी, क्या नाम था उसका, ययाति, यति और ययाति, ऐसे दो कैरेक्टर होते हैं उसमें। एक एक्सट्रीम मटेरियलिस्टिक होता है, दूसरा एक्सट्रीम स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक। और दोनों का अंत बुरा होता है, क्योंकि दोनों भी हैप्पी नहीं रहते एट द एंड, एक्सट्रीम मटेरियलिस्टिक वाला भी और एक्सट्रीम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दोनों व्यवस्थाएं है, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, दोनों भी एक्सट्रीम है, और एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज बैड। और इसलिए फिर ये हमने एक बीच में संगम किया, सोशलिज्म, कि जहां पर जिसके पास बहुत अधिक पैसा है, इनकम ज्यादा है, उससे ज्यादा टैक्स वसूल करिए, अप टू 50% के रेंज तक ले जाइए, और उससे ज्यादा टैक्स वसूल किया जाएगा। जिसके पास कम इनकम है उससे कम। तो वी आर हैविंग अ लैडर टाइप ऑफ अरेंजमेंट फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स। मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशलिज्म। और वैसे ही जो पुअर है उनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स लाना, उनके इकोनॉमिक अपब्रिंगिंग, जिसको हम कहते हैं कि मिडिल क्लास का क्रिएशन करना, इज अ सोशलिज्म। तो ये संरचना एक सुंदर संगम है, जैसा एकदम कड़क धूप और एकदम डार्क मिडनाइट, दोनों भी डेंजरस लगते हैं। तो शाम, दोनों का जो मिश्रण रहती, कि जब पूरी तरह से दिन भी नहीं है, पूरी तरह से रात भी नहीं है, या अर्ली मॉर्निंग, कितना अच्छा लगता है। तो दोनों का संगम, हमेशा एक्सट्रीमिटी इज बैड, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कहीं। तो सोशलिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और समथिंग इन बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, ऐसा एक रचना है। लेकिन दैट शुड हैव बीन लेफ्ट टू एन इंडिविजुअल, ऐसा उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगा, जो कि बाद में हमने अमेंड करके आज इंडिया का कैरेक्टरिस्टिक डिक्लेयर किया इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल में हमने कहा कि इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट। सोशलिस्ट अभी मैंने आपको बताया। लेकिन इफ यू विल लुक इनटू द लिस्ट ऑफ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टुडे,
रोहन विल एग्री विथ मी कि आज अगर आप दुनिया में रिचेस्ट लोगों की लिस्ट देखोगे तो not only the people owning the Microsoft and other companies, they are the richer people, but Indian people like Ambani, Adani, Lakshmi Mittal, Indian origin, they also found place into the list of richer people. अभी मैंने पढ़ा कि Adani has been at 4th spot in the world's richest people. तो ये सोशलिस्ट कंट्री के कैरेक्टर में फिट नहीं बैठता. जब हमने बाल्को का केस डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट में, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तब हमने सोशलिस्ट कंसेप्ट को छोड़ दिया. इट विल बी बोल्ड टू से सो इन द क्लास ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट दो इट माइट हैव बीन सेड इन द प्रीएम्बल दैट वी आर हैविंग अ सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट आज हमने कोई ऐसे बंधन नहीं रखे हैं एंड पीपल आर अलाउड टू गैदर द वेल्थ. तो ज़्यादा लिबर्टी यहाँ पर अभी, और मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आवर कंसेप्ट इज मोर टुवर्ड द कैपिटलिस्ट कंट्री. और बाल्को की केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जब ऑब्जेक्शन लिया गया है कि आप डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बना रहे हो, गवर्नमेंटेड कंपनीज प्राइवेट में बेच रहे हो, दिस वाज द फर्स्ट केस. और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर आंसर दिया कि जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस करें, उससे जो पैसा मिले या उसका जो प्रोडक्ट है वो कम दाम में बेच कर आप सोशलिज्म और लोगों का भला करें. इट इज नन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू रन द इंडस्ट्री. These are the wordings of the Supreme Court. Let the business be done by the persons and the people who are expert of that, in that. And whatever earnings will be made out of selling these or disinvesting these units, that should be utilized for the welfare of the people. यानी पहले हम क्या करते थे, हमारा ही रॉ मटेरियल, क्योंकि सोशलिस्ट कंट्री में ऑल द रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय द स्टेट. स्टेट का मतलब पीपल ऑफ दैट कंट्री. तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे होते थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हमारे होते थे. रिसोर्सेज सस्ते में मिलेंगे तो सस्ते में ही उसका प्रोडक्शन होगा. कॉस्ट क्या रहेंगी, तो कॉस्ट सिर्फ जो हमने एक रिस्पेक्टेबल सैलरी देनी है उतनी, और इसलिए प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कम होता था, सैलरीज अच्छी होती थी. अब हमने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, यूनिट को 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ में बेच दी, और 20,000 करोड़ रुपए से इस देश के हर गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को 10,000 रुपए दे दिए. ये एग्जाम्पल बता रहा. So this is the new form of socialism which was permitted by the Supreme. Selling these or disinvesting these units, that should be utilized for the welfare of the people. यानी पहले हम क्या करते थे, हमारा ही रॉ मटेरियल, क्योंकि सोशलिस्ट कंट्री में ऑल द रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय द स्टेट. स्टेट का मतलब पीपल ऑफ दैट कंट्री. तो नेचुरल रिसोर्सेस हमारे होते थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हमारे होते थे. रिसोर्सेस सस्ते में मिलेंगे तो सस्ते में ही उसका प्रोडक्शन होगा. कॉस्ट क्या रहेंगी, तो कॉस्ट सिर्फ जो हमने एक रिस्पेक्टेबल सैलरी देनी है उतनी, और इसलिए प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कम होता था, सैलरीज अच्छी होती थी. अब हमने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, यूनिट को 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ में बेच दी, और 20,000 करोड़ रुपए से इस देश के हर गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को 10,000 रुपए दे दिए. ये एग्जाम्पल बता रहा. तो दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ सोशलिज्म विच वॉज परमिटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन. तो बाल्को के डिसइन्वेस्टमेंट में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया, और तब से आज तक हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इज श्रिंकिंग इट्स रीच इन द बिजनेस. अब वो अपने सारे नवरत्न से लेकर मिनी रत्न वो सारे डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड दैट इज द न्यू वे ऑफ जनरेटिंग द वेल्थ एंड डूइंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल. अभी भी हम वेलफेयर स्टेट है, उसमें कोई डाउट नहीं. 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन और अनाज दिया गया. लास्ट 2 years वी आर हैविंग दैट. तो इट इज स्टिल अ वेलफेयर स्टेट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मोड ऑफ डूइंग द वेलफेयर इट हैज बीन चेंज्ड. पहले जो हम डायरेक्ट बिजनेस करके सस्ता प्रोडक्ट देते थे, अब इनडायरेक्ट कर दिया है हमने उसको. चलिए, वॉट एवर इट इज, बट प्रीएम्बल सेज दैट इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर. यू नो दैट व्हाट इज सेक्युलरिज्म मीन्स. तो सेक्युलरिज्म मीन्स दैट स्टेट शैल नॉट हैव एनी स्पेशल इंटरेस्ट इन एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बट दे विल बिलीव इन ऑल द रिलीजन्स इक्वली. तो मेरी डेफिनेशन या जो मैंने अभी आपको एक एक्सप्लेनेशन कहा, इस पे से आपके ध्यान में आ गया होगा कि सेक्युलरिज्म इज अ स्टेट कंसेप्ट. Indian constitution says that India as a state shall be a secular state. We are not saying that the people of India shall be secular, that they should not follow any religion, they should be atheist, or they should follow all the religions. Rather, the constitution article 26, 27, 28 अगर आप पढ़ेंगे, 25, 26, 27, 28, you will see that everybody is free to practice, profess and propagate the religion of one's own choice. Freedom of conscience is there. तो अगर मुझे मेरा धर्म, अगर मैं हिंदू हूँ
और मुझे हिंदू धर्म अच्छा लगता है, तो मैं अगर हिंदू धर्म प्रैक्टिस कर रहा हूं तो आई एम गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा अगर कोई मान रहा है तो दैट इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सेक्युलरिज्म मीन्स द स्टेट शैल नॉट हैव एनी स्पेशल अफेक्शन, जो आजकल देखने मिल रहा है, सॉरी टू से सो. लेकिन अल्टीमेटली किसी भी कंट्री में इफ इट इज अ डेमोक्रेसी इट्स अ पीपल्स विल, और व्हेन इट इज अ नंबर गेम ऑब्वियसली इट is going to affect the politics of any country. But our constitution says that the state shall maintain the equal distance from all the religions. That is the secularism in the preamble we are talking about. So sovereign, socialist, secular, democratic republic. So democracy in itself is a form of government whereby highest authority rests with the people of that country. मुझे लगता है कि सारी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, समझी होंगी, बट स्टिल वी कैन हैव सम डिस्कशन ऑन इट. एक एक 2-2 मिनट हम चर्चा कर सकते हैं ताकि ये बातें आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए. जब हम संविधान पढ़ेंगे तो कौन से वैल्यूज को ऑब्जेक्टिव्स के रिजोल्यूशन में स्वीकार किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, और फिर उसके ऊपर इंटायर एडिफाइस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने बिल्ड किया. तो डेमोक्रेटिक स्वीकार करने का मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट पावर शैल रेस्ट विद द पीपल ऑफ दिस कंट्री. और देश की जनता, देखो किसी ने मुझे एक बहुत बोल्ड सवाल पूछा एक दिन, एंड ही वाज प्रिंसिपल, अभी रिटायर्ड हो गए मेरे कॉलेज के, और उन्होंने कहा कि रवि, अगर भारत की जनता चाहती है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे तो क्या कर सकती है? आप लोग भी सोचने में पड़ गए होंगे कितना डिफिकल्ट सवाल है. तो मैंने आंसर दिया कि देखो टेक्निकली केशवानंद भारती केस का जजमेंट है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज इवन बाय 100% ऑफ द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट. बट व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? दैट इज ऑलवेज एन ओपन एंड क्वेश्चन. और हमने आर्टिकल 368 का इंटरप्रिटेशन देते हुए वक्त कहा था कि एनी पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड. अब बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड, दैट इज द थियरी इवॉल्व्ड एंड डेवलप्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में कहीं ऐसा लिखा नहीं. तो अगर सुप्रीम कोर्ट अपना ये वर्जन बदल दे या फिर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के ओपिनियन को इनकॉर्पोरेट करना, इट विल नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट उसका अर्थ निकाल दे तो एनीथिंग कैन हैपन, एंड अल्टीमेटली इट इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल अ डेमोक्रेसी वर्क्स. तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इफ द पीपल ऑफ इंडिया डिसाइड्स to go for change into the secular character of this state. Whatever it is, that is not the subject matter of our discussion here. But हमारा discussion ये है कि constitution declares that India is a democratic state whereby the people's will, folk gist, shall have highest importance. It shall carry the highest weightage. Democracy उसको कहते हैं कि जहां जनता के विचार सर्वोपरि. Nobody has authority to claim that entire intelligence belongs to us only, and so does the Constituent Assembly. आपने भारत के आज़ादी की लड़ाई लड़ी और भारत आज़ाद हो गया, इसलिए आप ही सारे इंटेलेक्चुअली जायंट थे और आप ही बताएंगे कि भविष्य का भारत कैसा होगा. Nobody can claim that. और इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 368 रखा कि we are not claiming any authority on the intelligence and the future of this country can decide for themselves. तो डेमोक्रेसी जब हमने स्वीकार करी तो हाईएस्ट पावर इज गिवन टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री, और उसके साथ में रिपब्लिक वर्ड हमने यूज किया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो रिपब्लिक मींस उसके बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले मीनिंग आप डिक्शनरी में देखेंगे. वन इज रूल्ड बाय मेनी, या फिर व्हेन स्मॉलर स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर स्टेट लाइक फेडरेशन, उस अर्थ में हम उसको हिंदी अर्थ लेते हैं, गणराज्य, गणतंत्र. लेकिन रिपब्लिक का सेंस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस वक्त माना था, उस वक्त ये था कि व्हेन हेड ऑफ द स्टेट विल नॉट बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर फैमिली, यानी मोनार्ची टाइप का स्टेट नहीं रहेगा, बल्कि हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री. ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, और इसको कहते हैं रिपब्लिक. तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमने कैरेक्टर्स हमारे भविष्य के भारत के लिए तय की और हम देना चाहते हैं. देखो ये तो कैरेक्टर, यानी वी वांट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू इट्स सिटीजन
और कुछ बातें हमने क्लियर कर दी थी ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन में, रिजोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, कि हम भारत, भविष्य के भारत में, सपनों के भारत में भारत की जनता को क्या देंगे, क्योंकि इन चीजों के डिप्राइवेशन ने ही तो इंटायर फ्रीडम स्ट्रगल को स्पार्क किया था। भाई वी वुड हैव फ्रीडम स्ट्रगल, अगर ये चीजें वहां मिलती तो ये वो बातें थी जिसके लिए इंटायर फ्रीडम स्ट्रगल हुआ। और इसलिए हमने कहा टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस was a big agenda on the mind of Dr. Baba Saheb Ambedkar. Social justice was one area which this country was looking for in an independent country. सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय, क्योंकि यू मे फील प्राउड ऑफ योर ग्लोरियस पास्ट, लेकिन उस वक्त सोशल हालात ऐसे थे कि सोशल जस्टिस वाज समथिंग विच एवरी इंडियन वुड हैव थॉट ऑफ इन अ फ्री इंडिया, कि भारत जब आजाद हो जाएगा तो यहाँ का हर एक नागरिक, हर एक बंदा एक रिस्पेक्टेबल सामाजिक नागरिक की तरह जी सके। देयर शुड नॉट बी एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। बड़े पैमाने में था। आज हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, वी डू नॉट सी सच काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अराउंड अस, और हमको लगता है कि ये सब बातें पास्ट की है और शायद ऐसा कभी हुआ भी नहीं होगा, बिकॉज वी हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया वो नहीं होती जो हम देखते रहते, सिर्फ बहुत कठिन भी होती है। तो देयर आर स्टिल पॉकेट्स एग्जिस्टिंग इन दिस कंट्री, आज भी दुनिया के नहीं, हमारे ही देश के शायद कुछ कोनों में वैसी बारबेरिक प्रथाएं, मुझे ऐसा अंदेशा है कि शुरू रहती होंगी। और इसलिए जब भी डिबेट होता है रिजर्वेशन हटा देने का वक्त आ गया वगैरह, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज टू अर्ली टू से दैट कि सोसाइटी हैज बिकम सो होमोजीनियस कि वी डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। चलिए, तो बात ये कर रहा था मैं कि हमने सबसे पहले बात की जस्टिस, और जस्टिस भी पहला वर्ड, हमने पहली चीज जो हमने रिजोल्यूशन पास किया उद्देश्य, वो था सोशल जस्टिस। दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस आप समझ सकते हैं कि जमींदार दे वेयर ओनिंग अराउंड 500 एकर्स ऑफ लैंड, 1000 एकर्स ऑफ लैंड, 5000 एकर्स ऑफ लैंड। हमारे घर में, परिवार में चर्चा होती कि जिस शहर में हम रहते हैं वो आधा शहर तो हमारा ही हुआ करता था। अभी तो 1500 स्क्वायर फीट जमीन लेने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक, यानी एक क्लास के पास इतना कि जिसकी कोई गिनती नहीं, और दूसरे क्लास के पास कुछ भी नहीं। और इसीलिए हमने सबसे पहले प्रीएम्बल में डिक्लेयर किया, हमारे इरादे साफ कर दिए कि वी वांट टू हैव दी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब ये पॉलिटिकल जस्टिस में दोनों बातें आ गई। जो कोर्ट से हम न्याय मांगते हैं कि ए का बी से झगड़ा हो गया तो बी में से ए सही है तो ए को न्याय मिलना चाहिए, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस। और पॉलिटिकल सिस्टम में वन वोट वन वैल्यू, ये भी पॉलिटिकल जस्टिस की बात है। तो चलिए, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इसको हमने हाईएस्ट पेडेस्टल पे रखा। जब बड़े बड़े डॉक्यूमेंट बनते हैं तो कौन से शब्द क्रम में कहाँ आते हैं उसका भी महत्व होता है। हमने सोशलिस्ट वर्ड के पहले सॉवरेन रखा, सॉवरेनिटी फर्स्ट, बाद में सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो क्रम का भी इंपॉर्टेंस होता है, उसको भी ध्यान देना है मेरे भाई। तो पहले हमने कहा कि जस्टिस, और जस्टिस कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। फिर हमने कहा लिबर्टी, दूसरी वैल्यू, बिकॉज लिबर्टी मेक्स द ह्यूमन बीइंग ह्यूमन एंड absence ऑफ लिबर्टी विल रिड्यूस द ह्यूमंस टू एनी अदर क्रिएचर बट ह्यूमंस। यानी आप अगर इंसान को इंसान बनाए रखना चाहते हैं तो दैट इज द लिबर्टी। स्लेव्स आर कंसिडर्ड, और स्लेव्स वेयर टू बी कंसिडर्ड एज द कैटल्स। अब तो नहीं रहते, बट स्लेव्स में और हम में क्या फर्क था, इट्स अ लिबर्टी। आप लिबर्टी को माइनस कर दीजिए, आपसे हमसे, वी आर ऑलमोस्ट नो ह्यूमन बीइंग। हम बातें करते हैं कि दोज हु आर इम्प्रिजोन्ड, उनको भी ह्यूमन राइट्स है वगैरह, लेकिन विदाउट लिबर्टी हाउ पेनफुल इट इज फॉर देम टू बी इन द प्रिजन, कि हम उसको एक पनिशमेंट मानते हैं। और आज की दुनिया में दैट इज द ओनली वे ऑफ पेनलाइजिंग ह्यूमन बीइंग वी आर अवेयर ऑफ। यानी आप किसी को फिजिकल पेन दे दीजिए, ही विल बी हैप्पी आफ्टर सम टाइम, लेकिन आप उसकी लिबर्टी छीन लीजिए साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ही विल बी फीलिंग द पेन। तो लिबर्टी इज ऑफ दैट इंपॉर्टेंस। इसलिए हमने उसको कहा कि फ्यूचर इंडिया में, भविष्य के भारत में हर व्यक्ति को लिबर्टी मिलेगी। लेकिन ये लिबर्टी जो मैंने अभी तक बातें की, ये बहुत नैरो कंसेप्ट है। जो नैरो कंसेप्ट हमको आर्टिकल 21 में दिखता है,
that person shall not be deprived of his right to life or liberty, personal liberty, except according to procedure established by law. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग लिबर्टी शब्द की इतनी नैरो नहीं थी कि फिजिकल लिबर्टी. दिस इज दैट लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप. ये सारी वो लिबर्टी है जिसको हम हमारा आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से जोड़ते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेयर अवेयर दैट लिबर्टी शब्द में in general people will understood that it is only the physical liberty we are talking about, but they wanted to expand and make it clear कि आपको विचारों की आजादी होगी, आपको चॉइस होगी, आपको विचार प्रकट करने की आजादी, विचार करने की भी आजादी चाहिए, विचार प्रकट करने की भी आजादी चाहिए, और विचारों को पकड़े रखने की भी आजादी चाहिए. अगर मैं किसी विचारों को आज मानता हूं तो मैं चाहता हूं तो आई वुड कन्वर्ट दैट इनटू माय बिलीफ, माय फेथ, एंड आई मे गो टू द एक्सटेंट ऑफ वर्शिपिंग दैट थॉट. तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा इतिहास इट ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द स्पिरिचुअलिटी एंड द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली. जब सारी दुनिया इमारतें बनाने में लगी हुई थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में, तब हम हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे थे. ऐसा कहा जाता है कि हम उस वक्त वो सारी चीजें लिख रहे थे, वो सारी किताबें बना रहे थे, मैन्युस्क्रिप्ट बना रहे थे जो दुनिया ने सोचा भी नहीं था. तो जब लिबर्टी देने की बात आई तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिसाइडेड टू हैव दैट लिबर्टी टू एन इंडिविजुअल कि आप अपना वर्टिकल ग्रोथ करिए, हॉरिजॉन्टल तो होते रहेगा, दैट इज नॉट अ बिग थिंग. तो प्रीएम्बल अश्योर्स एवरी इंडिविजुअल टू हैव द फ्रीडम ऑफ थॉट. आज आपने देखा होगा देश में कितनी लिबर्टी है विचारों की, विचारों को प्रकट करने की. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आजादी के नारे भी लग जाते हैं इस देश में. वी आर नॉट वरीड ऑफ, उतने हम घबराते नहीं. दुनिया में लोग कितना घबराते हैं, थोड़ा सा आप में से कुछ लोग जो विदेश जाते रहते होंगे उन्होंने देखना, वर्ल्ड में कहीं पर वॉर शुरू होता है तो उनको लगता है कि कल हमारे यहाँ वॉर हो जाए, एंड दे स्टार्टेड कलेक्टिंग देयर किट कि वॉर अगर हो जाएगा, न्यूक्लियर गिर जाएगा तो मेरे पास ये होना चाहिए. पर्सनल किट कलेक्ट करने में लग जाते. वी आर नॉट बॉदर्ड ऑफ, हम लोग जरा बिंदास टाइप के. हम विचारों को इस लेवल तक आज़ादी देते हैं कि आज़ादी के नारे भी लग जाते. तो लिबर्टी ये शब्द हमने प्रीएम्बल में पढ़ा. लिबर्टी के बाद में जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी. इक्वालिटी भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था. इनफैक्ट जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा हुई इक्वालिटी पर, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि इक्वालिटी ये जरा सा निगेटिव कंसेप्ट है, और इन रियल सेंस इक्वालिटी का होना असंभव है. ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों. इक्वालिटी हम एक बहुत अच्छा वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशन अचीवमेंट, सब 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 उसका हम पूजा करते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये बहुत ही डेलिकेट कंसेप्ट है. इट इज नॉट इजी टू अचीव और अंडरस्टैंड. इवन बोलने में बहुत आसान लगता है, समझने में और निभाने में बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है. इक्वालिटी हमने उसको कन्फाइन किया, रिस्ट्रिक्ट किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हम इक्वालिटी, बहुत ज्यादा इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे. इक्वालिटी एज अ इन अ लिटरल सेंस हम बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग ऑफ द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस यानी वो तो सोशल जस्टिस में हमने कवर कर लिए थे, और लॉ में जनरली कोई रिपीटेशन नहीं होता है, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स होती है. लेकिन फिर भी हमने उसको क्लियर किया कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो हम इस देश में हर एक को अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी देंगे. अपॉर्चुनिटी मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर ओन कैपेबिलिटीज, आइदर थ्रू द बिजनेस और सर्विस और एनी प्रोफेशन, कॉलिंग, स्किल. तो आपको अपनी संभावनाओं को, अपनी क्षमताओं को पूरा पूरा उपयोग में लाने की बराबरी के अवसर सभी को प्राप्त होंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं. इक्वालिटी पे हम आगे और चर्चा करेंगे. जो मैंने अभी आपको एक थोड़ा सा कहा कि इक्वालिटी इज अ डिफिकल्ट कंसेप्ट और नेगेटिव कंसेप्ट, तो वो हम बाद में चर्चा करेंगे कि कैसे इक्वालिटी एंड लिबर्टी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड. और इसीलिए फिर हमने एक और टर्म आगे डाली, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी. अब ये फ्रैटर्निटी शब्द डालने के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं. It was purely because of him the word fraternity could have been there in the preamble of Indian Constitution. अब ये फ्रैटर्निटी पे उनका जोर क्यों था? तो अब हम आएंगे वो चर्चा पर जो मैंने अभी आपको शुरू की थी, इक्वालिटी. लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी will lead
टू द डिक्टेटर्स। अगर आप किसी को लिबर्टी दे दो, स्वैराचार करने दो, और उसमें अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे तो डिक्टेटर्स तैयार है। इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी, सब समान यानी समान, नो लिबर्टी, किसी को क्रॉस नहीं करने देंगे लक्ष्मण रेखा, इट विल किल द ग्रोथ एंड टैलेंट। यानी लिबर्टी इक्वालिटी के अगेंस्ट जाती है और इक्वालिटी लिबर्टी के अगेंस्ट जाती है। बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं। दिस इज द डिस्कशन इन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, एम नागराज 2006 का जजमेंट। तो इक्वालिटी गोज अगेंस्ट द लिबर्टी एंड लिबर्टी गोज अगेंस्ट द इक्वालिटी, दे कैनॉट एग्जिस्ट एट अ टाइम। आप कितनी भी बातें कर लीजिए, थियोरेटिकली लिबर्टी एंड इक्वालिटी यू कैन कन्फर्म, बट दोनों हैंड इन हैंड नहीं जा सकते। आपको लिबर्टी को कन्फाइन करना पड़ेगा इक्वालिटी देने के लिए, और इक्वालिटी को कर्टेल करना पड़ेगा अगर लिबर्टी देनी है। लेकिन दोनों का अगर आप अस्तित्व रखना चाहते हैं, if you want to confer upon its citizen both liberty as well as equality, then there is only one golden thread which can make this achievable, and that is the fraternity. Fraternity is the sense of brotherhood, sense of belongingness. That is how Dr. Babasaheb Ambedkar explained it in the Constituent Assembly, saying that it is the fraternity which will make it possible for the majority class to understand that something is to be done for the suppressed and depressed class. It is the fraternity which will allow the person to express his views, to have his thoughts, to have his religion. And unless and until we have the fraternity, none of this can exist. And therefore, fraternity, the sense of common brotherhood, sense of common belongingness, will convince a person to give away some of his right. That is what we have seen in case of reservations. Equality को reservation थोड़ा सा antithesis लगता है ना, protective discrimination, but that is possible if there is a fraternity. Liberty को हम curtail कर देते हैं in the name of national unity, integrity, security of state, लेकिन that is possible if fraternity is there. So fraternity is also an important aspect or the value we have accepted in the preamble, but we have qualified it with certain words. Fraternity assuring the dignity of an individual. Just a minute, my friend. I am taking a break. Yes. So, liberty and equality both are possible with the existence of fraternity. And the constitution makers have qualified the term fraternity, saying that assuring the dignity of an individual. देखो, भाईचारा तो चाहिए, लेकिन हम किसी को अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी सैक्रिफाई करने के लिए नहीं कहेंगे. इफ आई एम अ वेजिटेरियन, आई नेवर हैव द नॉन वेज फूड. भाईचारा है, इसलिए आप भी मेरे साथ बैठकर खाना ही पड़ेगा. हाउ यू कैन से नो टू दिस? दिस इज माई बर्थ राइट टू ईट एंड यू शुड ऑल्सो ईट इट. इसको फ्रैटर्निटी कहेंगे आप? तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर सेज दैट कि भाई हम ब्रदरहुड बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम वी विल नॉट फोर्स एनीबॉडी टू सैक्रिफाइस इंडिविजुअल आइडेंटिटी. इसलिए अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ये पहले से थे वहां शब्द. और एक चीज से हमने क्वालिफाई किया, शुरुआत में था एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन, अब हमने कर दिया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. सो वी आर क्वालिफाइंग द टर्म फ्रैटर्निटी विद द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन एज वेल. यानी भारत की एकता और अखंडता, इसको धोखे में लाने वाला ब्रदरहुड यहां नहीं चलेंगे कि आपने ब्रदरहुड नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन चालू किया और उसका इरादा क्या है, तो जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट स्टेट करना है, इंडिपेंडेंट कंट्री करना है, खालिस्तान अलग लेना है. तो दैट इज नॉट द फ्रैटर्निटी वी आर प्रमोटिंग. वी आर सेइंग दैट द फ्रैटर्निटी assuring the dignity of individual, but at the same time we will be seeing that your fraternity should not go against the unity and integrity of the nation. तो ये वैल्यूज है प्रीएम्बल के, और इन सब पर चर्चा हुई. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर वर्ड पर चर्चा हुई. टीएस देशमुख जो थे, उन्होंने तो काफी कहा कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म उसमें रखिए.
कुछ लोगों ने तो यहां तक भी कहा कि व्हाई नॉट वी शुड हैव दिस कंट्री एज ए हिंदू नेशन, तो आप ये सेकुलर कैरेक्टर इसमें क्यों डाल रहे हैं? बट ये रेस्ट ऑफ द डिबेट वी आर अवेयर ऑफ, हम उसमें नहीं जाएंगे। अब प्रीएम्बल का ये वैल्यू का पोर्शन तो मैंने आपको बता दिया कि दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेशन एंड द वैल्यूज विच वी हैव एक्सेप्टेड। अब इसका स्टेटस क्या है, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑल्सो repeatedly asked the question till the time it was brought to a rest. This debate was brought to the rest. 13 judges constitution bench in Keshwananda Bharati versus state of Kerala. 13 जजेस की बेंच ने क्लियर टर्म में कहा कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 से ही शुरू होगा और 395 तक चलेगा, उसके आगे पीछे क्या है वी आर नॉट वरीड, दैट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये 1973 का जजमेंट। आप सभी को मालूम होगा देयर कुड नॉट बी अ पर्सन हु इज अ स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज नॉट अवेयर अबाउट द केशवानंद भारती। द जजमेंट इज अवेलेबल in All India Reporter 1461 or Supreme Court cases 225 1973। जरूर पढ़िए बिकॉज देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर बिल्ट अपॉन इन दिस जजमेंट, और बहुत थीन मार्जिन से जजमेंट आया और इसलिए व्यूज एंड काउंटर व्यूज कितने इफेक्टिव है दोनों भी वहां पर हमको देखने मिलते। तो इस जजमेंट में ये सारी कंट्रोवर्सी की वेदर द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, दैट वाज फाइनली डिसाइडेड। बट उन्होंने कहा कि दो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट एक्सपांड और curtail द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन अगर क्लियर दी है, अगर वहां पर किसी भी प्रकार की कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप प्रीएम्बल की तरफ देखेंगे और उसके हिसाब से उसका मीनिंग लगाएंगे, नॉट नेसेसरी। सो वॉट एवर इज स्पेसिफिकली गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैनॉट बी टेकन अवे बाय टेकिंग प्ले ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मार्जिन से जजमेंट आया और इसलिए व्यूज एंड काउंटर व्यूज कितने इफेक्टिव है दोनों भी वहां पर हमको देखने मिलते। तो इस जजमेंट में ये सारी कंट्रोवर्सी की वेदर द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, दैट वाज फाइनली डिसाइडेड। बट उन्होंने कहा कि दो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट एक्सपांड और curtail द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन अगर क्लियर दी है, अगर वहां पर किसी भी प्रकार की कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप प्रीएम्बल की तरफ देखेंगे और उसके हिसाब से उसका मीनिंग लगाएंगे, नॉट नेसेसरी। सो वॉट एवर इज स्पेसिफिकली given in the constitution that cannot be taken away by taking plea of the constitution, nor whatever is not there in the constitution you cannot stop it from happening only because that is there in the preamble. It can only be taken as a help to expand the meaning of particular provision of the Indian constitution. और मुझे लगता है कि यही वजह रही होंगी कि आज हम दुनिया के पूंजीपति तैयार कर रहे हैं, जबकि प्रीएम्बल में सोशलिस्ट ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट स्टॉप समथिंग विच इज नॉट स्पेसिफिकली एंड लिटरली स्टॉप्ड और प्रोहिबिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जिन चीजों को स्पेसिफिकली बार नहीं किया है, ओनली बिकॉज दोज वर्ड्स आर देयर इन द प्रीएम्बल, आप उसको बार नहीं कर सकते। तो जो व्यवस्था आज हमको दिख रही है बाल्को केस के बाद, वो व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी में बार नहीं है, उसकी मनाही नहीं है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट डू नॉट कंट्रोल इट, but it can only be an aid in interpreting some provision to give the larger meaning. इसके पहले गोलकनाथ का केस हुआ था और उसके पहले गोपाला। बेरूबरी केस 1960, री बेरूबरी ऑफ यूनियन 1960 का केस है, उसमें कहा गया था कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द सेम व्यू वाज टेकन इन ए.के. गोपालन 1967 की केस, प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस था। तो ए.के. गोपालन से शुरू हुआ, बाद में बेरूबरी का केस 1967 का केस, ये सारे केस में 1973 के पहले तक एक ही बात कंसिस्टेंट रही, और वो ये बात थी कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
यानी बात एक ही थी कि प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अंत में केशवानंद भारती इस केस में इस सारी चर्चा को विराम आ गया। और इसके बाद में जो भी केसेस हुई, बहुत सारी केस, मिनर्वा मिल केस तक, हर केस में इसी बात को फिर कोर्ट ने कंसिस्टेंट रखा कि यस, preamble is the part of Indian constitution, but neither it can control the plain language of the constitution nor it can expand the meaning of the Indian constitution. So that is what the present status of Indian constitution's preamble is. मुझे लगता है कि preamble पर हमने काफी करीब करीब 45 मिनट्स या 1 घंटा चर्चा हमने कर ली है। तो now we should